एपिसोड की शुरुआत में दो लोग लड़ रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एस्ट्रिड आ जाती है और बोलती है यहाँ पे क्या चल रहा है। और दूसरी लड़की बोलती है कि यहाँ पे हमारे किंग कैन्यूट और वुल्फ की फाइट हो रही है। इसके बाद एस्ट्रिड बोलती है तुम तो सही बोल रही हो, मुझे भरोसा नहीं होता कि मेरा भाई यहाँ पे फाइट कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं किंग कैन्यूट और वुल्फ के बीच में प्रैक्टिस हो रही होती है, जहाँ पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है वुल्फ कैन्यूट के ऊपर। कैन्यूट वुल्फ के ऊपर अटैक करता है, जिससे वुल्फ अपने ढाल से रोक लेता है और खुद उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी किंग कैन्यूट इसे डॉज कर लेते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने ये डॉज कर लिया, उनका आर्मर बहुत ज्यादा भारी है, उसके बाद भी वो काफी अच्छी तरह से मूव कर रहे हैं। इसके बाद एस्ट्रिड बोलती है क्या ये असली के तलवार हैं, और ये लड़की हाँ बोलती है। फिर एस्ट्रिड बोलती है फिर ये किस तरह का प्रैक्टिस हुआ। तभी यहाँ पे गुन्नार आ जाता है और बोलता है लगता है हमारे मैजेस्टी अपनी पूरी ताकत लगा के लड़ाई कर रहे हैं। प्रिंसेस एस्ट्रिड आप कैसी हैं? इसके बाद एस्ट्रिड बोलती है मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और गुन्नार बोलता है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वुल्फ एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है, वो कभी भी अपने राजा को चोट नहीं पहुंचाएगा, वो अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ रहा। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे ये अटैक किए जा रहा होता है। इसके बाद एस्ट्रिड बोलती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे भरोसा नहीं होता, मेरा भाई नफरत करता था तलवार पकड़ने से। इसके बाद गुन्नार बोलता है इंग्लैंड में किंग का रॉयल ब्लड जाग चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वैसे भी किंग को ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ के लोग कभी भी एक वीक की बातें नहीं मानेंगे। इसके बाद एस्ट्रिड बोलती है लेकिन भाई काफी ज्यादा तकलीफ में लग रहा है। इसके बाद हम कैन्यूट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, वो एक दीवार पे चिपक चुका होता है और वहां पे गहरी सांस भर रहा होता है। तभी वुल्फ बोलता है जब भी आप थक जाते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं, यह आपकी बहुत बुरी आदत है। जंग के मैदान में किंग को हमेशा अपने दुश्मनों को चीरता हुआ आगे बढ़ना चाहिए, आपके दुश्मन और आपके साथी आपको लड़ता हुआ देख रहे हैं। इसके बाद कैन्यूट बोलता है एस्ट्रिड भी देख रही है, तुमने तो पता लगा ही लिया होगा, इसीलिए तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा अटैक कर रहे थे। इसके बाद वुल्फ बोलता है फिर शुरू हो गए, मैं आपकी इन बातों में नहीं फंसने वाला। और कैन्यूट बोलता है भूल जाओ इन बातों को, वैसे भी वो किसी और मर्द के साथ बातों में बिजी है। और तभी अपना चेहरा घुमा लेते हैं और तभी कैन्यूट इसके ऊपर ढाल फेंक के मारता है। ये उससे बच जाते हैं, लेकिन कैन्यूट बड़े ही तेजी से आके इसके गले के पास तलवार लगा लेता है और वुल्फ अपनी हार मान लेता है। इसके बाद सब लोग तालियां मारते हैं और बोलते हैं योर मैजेस्टी आपने तो कमाल कर दिया। एक बंदा बोलता है कि मैं तो हैरान हो गया था, वो 5 में से सिर्फ एक ही बार जीत पाते, लेकिन उन्होंने वुल्फ को हार मानने पे मजबूर कर दिया। दूसरा वाला बंदा बोलता है लेकिन वुल्फ तो कहीं और दिख रहा था। इसके बाद कैन्यूट अपना आर्मर और तलवार नीचे फेंक देता है और तभी यहाँ पे वुल्फ आ जाता है और बोलता है कि मैंने आपको कहा था ना कि आपको अपनी तलवार कभी नहीं फेंकनी चाहिए। और यहाँ पे तभी गुन्नार आ जाता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया फाइट था। और कैन्यूट बोलता है गुन्नार अब तुम्हें क्या चाहिए? और गुन्नार बोलता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए मुझे कहा था इन्वेस्टिगेशन करके, मैंने वो बना लिया है, आपके रूम में जाके हम इसे रिव्यू कर सकते हैं। इसके बाद गुन्नार बोलता है यहाँ पे ज्यादा अमीर लोग नहीं है, लिस्ट में जितने भी नाम है उन सबके ऊपर अगर हम टैक्स भी डाल दे तो भी हमें सालाना 3000 पाउंड से ज्यादा नहीं मिलने वाला है, यानी कि हमें लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाना होगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। ये जो इंसान है कैटल सन ऑफ सेवर्कल, साउथ में इसके पास बहुत ज्यादा जमीन है और ये बहुत ज्यादा अमीर है। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं यहाँ पे मुझे मिलिट्री फोर्सेस के फैमिली का नाम नहीं दिख रहा है। और गुन्नार बोलता है हाँ बिना इनसे मिले इनके बारे में रिपोर्ट बनाना मुश्किल था। इसके बाद कैन्यूट बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम इनके ऊपर रिपोर्ट बनाओ, वो भी जल्दी। और गुन्नार मान जाता है और बोलता है आप डेनमार्क के राजा बनने के बाद हमें किसी भी तरह से टैक्स को बढ़ाना होगा, मुझे डर है कहीं लोग विद्रोह ना करें। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं ऐसा नहीं होने वाला, गवर्नमेंट का एक हिस्सा इसी के ऊपर काम कर रहा है, हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे ही कैन्यूट किंग बन गया इंग्लैंड का, वैसे इसके पास पैसे की बहुत कमी हो गई, क्योंकि इंग्लैंड को जीतने के बाद भी इन्होंने डैनिश की एक आर्मी को अपने पास रखा था और उनके खर्चे के लिए इनको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी। और इन डैनिश आर्मी का खर्चा इंग्लैंड के लोगों के टैक्स से आता था, जिससे इंग्लैंड के लोग बहुत ज्यादा नाराज थे। यानी कि किंग कैन्यूट को या तो डेनमार्क से पैसा निकालना होगा या फिर अपने आर्मी को छोटा करना होगा। इसके बाद गुन्नार बोलता है और कौन सा रास्ता है? और कैन्यूट बोलता है कि हमें और भी ज्यादा जमीन को अपने कब्जे में करना होगा। और गुन्नार बोलता है इसको डेवलपमेंट करना और उसमें से पैसे निकालना, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और तब कैन्यूट बोलते हैं कि हम खेतों को अपने कब्जे में कर लेंगे। और गुन्नार हैरान होकर बोलता है कि खेतों को अपने कब्जे में करेंगे, योर मैजेस्टी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब कैन्यूट बोलते हैं कि मुझे पैसों की जरूरत है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। गुन्नार अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है तो तुम बता सकते हो। और गुन्नार बोलता है क्यों ना हम आर्मी को छोटा कर दें। और कैन्यूट बोलता है सवाल ही नहीं उठता, मैं इंग्लैंड का विजेता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा तो इंग्लैंड और डेनमार्क दोनों ही मेरे ऊपर बुरी नजर डालेंगे, और वैसे भी जो आर्मी मेरे कंट्रोल में है उसी से मैं इन दोनों जगह को कंट्रोल करता हूँ। एक राजा तलवार की तरह होता है, एक राजा बिना मिलिट्री के क्या कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डेनमार्क में कैटल पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि एक हफ्ते पहले किंग हराल्ड की मौत हो चुकी है, जिससे वो काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब मैं फार्म से निकला तभी शायद ये हुआ होगा, मुझे पता नहीं था कि किंग हराल्ड की हालत इतनी बुरी थी, मैं उनके लिए बहुत सारे तोहफे लाया था, इतने ज्यादा कि उनके राजकोष पूरी तरह से भर जाते। इसके बाद थॉर्गिल बोलता है आप तो बहुत ज्यादा गिफ्ट लाए थे। और कैटल बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आए हो यानी कि कैन्यूट भी यहीं पे होंगे। और थॉर्गिल बोलता है कि हाँ आखिरकार मैं उनका गार्ड जो हूँ वो यहीं पे है, वो यहाँ के राजा की तरह काम कर रहे हैं और वो पैलेस में है।
इसके बाद कैटल बोलते हैं ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, भले किंग हराल्ड की मौत क्यों ना हो गई हो, लेकिन डेनमार्क के जो नेक्स्ट राजा बनने वाले हैं उनके साथ मुझे अच्छे संबंध रखने होंगे, क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकते हो? और तब थॉरगिल बोलता है आप बहुत ज्यादा चालाक हैं, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद कैटल ओलमार को बुलाने लगता है और एक बंदे से पूछता है कि ओलमार कहाँ पे है, और यह बंदा बोलता है यंग मास्टर तो टाउन की तरफ अकेले चले गए। इसके बाद कैटल बोलते हैं कि और तुमने उसे जाने दिया, मैंने कहा था ना उसके ऊपर नजर बनाए रखना। और तब थॉरगिल बोलता है कि पापा बस करो, वो 20 साल का है, कोई छोटा बच्चा नहीं। और कैटल बोलते हैं कि वो एक छोटा बच्चा ही है, अभी तक तो वो किसी के साथ टकरा गया होगा और उससे झगड़ा कर रहा होगा कि कौन पहले माफी मांगेगा। और ऐसा ही होता है, ओलमार एक लड़के से टकरा गया होता है और उससे बोलता है तुमने मुझे धक्का मारा, चुपचाप मुझसे माफी मांगो। और ये लड़का बोलता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुमने मेरा नुकसान किया है, ये कपड़े मैं बेचने के लिए लाया था, अब तुम इसकी भरपाई करोगे। और ओलमार बोलता है कि मुझे लगा ही था, तुम एक ठग हो, तुम मुझसे ठगना चाहते हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुमने इसे गिराया है। इसके बाद ये बंदा बोलता है मेरी इंसल्ट करना बंद कर दो कमीने कहेंगे, पता नहीं तुम जैसा कमीना पैदा कैसे हो गया, मैं अपनी पापा की तरह एक अच्छा व्यापारी हूँ, अगर तुम मेरी और इंसल्ट करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं। और ओलमार बोलता है मैं तो करूंगा, बताना तू क्या कर लेगा, मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इसके बाद ये बोलता है फिर ये लो, और पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ओलमार अपनी तलवार निकाल लेता है जिससे ये डर जाता है और ये बोलता है क्या बात है, क्या तुम डर गए? इसके बाद ये बंदा बोलता है ये तो गलत बात है। और ओलमार बोलता है गलत बात है, जब मर्द लड़ाई करते हैं तो मरते दम तक लड़ाई करते हैं, अगर तुम्हारे पास हथियार नहीं है तो तुम एक असली नॉर्समैन नहीं हो। इसके बाद यहाँ पे कैटल आ जाते हैं और बोलते हैं तो बताओ तुम्हें ये तलवार किसने खरीद के दी? इसके बाद ओलमार हैरान हो जाता है और कैटल गुस्से से बोलते हैं मेरे बेवकूफ बेटे, तुम हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? और ओलमार बोलता है कि डैड आप इस बीच में मत पड़िए, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप मेरी लड़ाई के बीच में क्यों आ रहे हैं? और तभी कैटल इसके सर के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारते हैं। इसके बाद कैटल उस लड़के की भरपाई के लिए उसे कुछ पैसे देते हैं, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें चमक जाती है और कैटल बोलते हैं क्या इतना काफी है? और ये बोलता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। और तभी यहाँ पे कोई बोलता है कि रुक जाओ, बग आए, उनके बाकी के पैसे उन्हें लौटा दो। और ये बोलता है कि डैड आप देख रहे थे? और वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं शुरुआत से ही तुम्हें देख रहा था, मैं देख रहा था कि तुम एक फाइट को किस तरह से हैंडल करते हो, लेकिन मैं तुमसे निराश हुआ, अभी मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकता बड़े डील के लिए। इसके बाद ये बंदा बोलता है मुझे मेरे बेटे के लिए माफ कर दो। और ये बंदा कोई और नहीं लीफ एरिक्सन होता है। इसके बाद हमें पता लगता है ये जो लड़का है इसको लीफ एरिक्सन ने अडेप्ट किया होता है, ये दोनों किस्मत की वजह से मिल गए होते हैं। इसके बाद लीफ बोलता है कि अपना नाम क्यों नहीं बताते, और ये बगाई अपना नाम बताता है जिसका नाम होता है थॉरफिन। और ये बोलता है कि लेकिन आप मुझे बगाई बुला सकते हो, यहाँ पे सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। इसके बाद कैटल बोलते हैं थॉरफिन हमारे वहाँ पे भी एक लड़का है जिसका नाम थॉरफिन है, वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है, काश मैं ओलमार का नाम भी थॉरफिन रख देता। इसके बाद लीफ बोलते हैं वहाँ पे एक जोशीला लड़का है, कैटल मुझे माफ करना लेकिन क्या वो थॉरफिन एक स्लेव है? और इसके बाद कैटल हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं हैरान हो गया, तुमने पता लगा लिया, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। क्या उसके येलो कलर के बाल हैं, ब्राउन कलर की आंखें हैं और इसी बच्चे की उम्र का होगा? और तब कैटल बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है। इसके बाद बगाई बोलता है कि डैड आप फिर से शुरू हो गए। इसके बाद लीफ बोलता है क्या वो आइसलैंड से है और पहले एक वॉरियर हुआ करता था? और कैटल बोलते हैं कि उसने कभी ठीक से बताया नहीं, लेकिन उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे कटने के दाग हैं। इसके बाद बगाई बोलता है कि डैड आप उम्मीद मत रखिए, वो भी बिल्कुल मेरी ही तरह होगा। इसके बाद लीफ बोलता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही मैच कर रहा है। और इसके बाद कैटल बोलते हैं कि लीफ क्या तुम बता सकते हो तुम इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? इसके बाद लीफ बोलता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, वो मेरे दोस्त का बेटा है जो स्लेव बन चुका है, सालों से मैंने उसे नहीं देखा। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो बोलता है कि क्या हम कहाँ पे जा रहे हैं? और लीफ बोलता है कि मैं सोच रहा था कि हम थोड़ा सा यू टर्न मार लेते हैं और कैटल के फार्म के पास थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वो ज्यादा दूरी पे नहीं है, कैटल भी यहाँ पे बोट से ही आया है और जाते वक्त हम उसे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद ये बंदा बोलता है कि वो कितनी दूरी पे है? और लीफ बोलता है कि अगर हवा अच्छी तरह से चली तो हम 5 दिन में पहुंच जाएंगे। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि यानी कि 10 दिन गवा देंगे हम, और ये कोई छोटा यू टर्न नहीं है। इसके बाद लीफ बोलते हैं जरा मेरी बात सुनो मोर्स, इस बार का थॉरफिन अलग है, मुझे लगता है कि ये वही थॉरफिन है। और मोर्स बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अभी फॉल सीजन चल रहा है, अगर हम जल्दी घर नहीं पहुंचे तो ग्रीनलैंड का समंदर बर्फ में बदल जाएगा, और उसके बाद अगर समंदर की हवा और समंदर की लहरें ठीक से नहीं चली तो हमारा क्या होगा? मुझे माफ करना लेकिन इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कैटल कैन्यूट से मिलने के लिए आए होते हैं और बोलते हैं थॉरगिल सच में तुम्हारी पहुंच बहुत दूर तक है, मैंने कल ही बताया था और आज मुझे मिलने का मौका मिल गया है। और थॉरगिल बोलता है कि मैं खुद भी हैरान हूँ, वो बहुत बिजी इंसान हुआ करते थे, लेकिन शायद उन्हें आपके गिफ्ट पसंद आए होंगे। और कैटल बोलते हैं हाँ जरूर उन्हें पसंद आए होंगे, क्योंकि हमारे खेत में जिस तरह के अनाज उगते हैं उस तरह के अनाज तो पूरे साउथ में कहीं भी नहीं मिलते, अगर वो डील करेंगे तो वो फायदे में ही रहेंगे। इसके बाद एक सोल्जर बोलता है कैटल और उनकी परिवार अंदर जा सकती है, और इसके बाद ये सब अंदर चले जाते हैं। इसके बाद कैन्यूट बोलता है मैंने तुम्हारे गिफ्ट को देखा, वो सब हाई क्वालिटी के और मैं उन सबको एक्सेप्ट करता हूँ। और कैटल
बोलते हैं मुझे खुशी है योर मैजेस्टी। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं क्या ये सब तुमने अपने खेतों में उगाया है? और केटल बोलते हैं कि हाँ, हमारे परिवार के सामान किंग हैराल्ड को भी बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती थी। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पापा ने और भाई ने जैसा किया था मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तुम जैसे ताकतवर किसान ही डेनमार्क की असली संपत्ति है, तुम्हें देश के लिए ऐसे ही काम करते रहना चाहिए। इसके बाद केटल बोलते हैं कि मुझे सुन के बहुत खुशी हुई योर मैजेस्टी, और उम्मीद है कि आपका सपोर्ट हमारे साथ हमेशा बना रहेगा। तभी यहाँ पे ओलमार खड़ा हो जाता है और गुन्नार बोलता है हे, तुम यहाँ पे किंग के सामने हो, अपने घुटनों पे बैठ जाओ। इसके बाद केटल बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, योर मैजेस्टी मुझे माफ करना। और ओलमार चिल्ला के बोलता है योर मैजेस्टी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं आपकी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं अपनी भाई की तरह आपका गार्ड बन के रहना चाहता हूँ। मैंने बहुत ट्रेनिंग की है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके काम में आऊंगा, मैं अपनी स्किल आपको अभी दिखाता हूँ। और ये अपनी तलवार निकालने लगता है। तभी केटल इसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं बेवकूफ कहीं के, किंग के सामने कौन तलवार निकालता है, आज के लिए बहुत हुआ, अब बस करो ओलमार। और ओलमार बोलता है मुझे जाने दो डैडी, मैं फाइट करना चाहता हूँ। इसके बाद गुन्नार बोलता है योर मैजेस्टी अब हमें क्या करना चाहिए? और कैन्यूट बोलते हैं केटल उसे छोड़ दो, देखते हैं कि वो किस तरह से तलवार हैंडल करता है। जिसको सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ओलमार को एक सूअर दिया जाता है और बोला जाता है कि इसको अपना दुश्मन समझो और इसे काट दो। इसके बाद ओलमार बोलता है योर मैजेस्टी अब मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और चिल्लाने लगता है जोरों से। बाहर के जो सोल्जर होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे ये बड़े ही तेजी से अटैक करने वाला होता है, लेकिन ओलमार तो ओलमार है, ये बिल्कुल आरी की तरह उस सूअर को काटने लगता है और बोलता है कि इसकी हड्डियां बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं बस बहुत हो गया ओलमार तुम्हारा, मैं अपने कैप्टन से बात करके तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तब तक के लिए तुम टाउन के आसपास रहोगे। इसके बाद रात हो जाती है। थॉरगिल दारू पी रहा होता है और बोलता है ओलमार इस बार तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया, तुम्हारी वजह से अब बाकी के सोल्जर मेरा मजाक उड़ाएंगे कुछ दिनों के लिए। इंसान जितना ही ज्यादा डरपोक होता है उसे समझना उतना ही मुश्किल होता है। खैर कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से ध्यान रखना कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की इज्जत ना डूब जाए। इसके बाद हम ओलमार को देखते हैं जो बिल्कुल आन्या की तरह रो रहा होता है। आगे हम देखते हैं कैन्यूट ओलमार के बारे में बातचीत कर रहा होता है, जहां पे वुल्फ बोलता है कि इस तरह के इंसान बहुत कॉमन है, इनके पास स्किल कुछ भी नहीं होता और प्राइड बहुत ज्यादा होता है, इनको अपनी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, जंग के मैदान में सबसे पहले यही मारे जाते हैं। इस तरह के इंसान को मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता। और इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं कि एक गार्ड कैप्टन के हिसाब से तुम क्या सोचते हो मैं समझ गया, लेकिन दूसरे तरीके से तुम्हें क्या लगता है? और वुल्फ बोलता है वो जवान लड़का बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इसके बाद कैन्यूट बोलते हैं तुम बिल्कुल सही हो, वो काम आ सकता है, वो एक यंग नॉड है जो बेवकूफ है, वो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा हम चाहते हैं। इसके बाद गुन्नार बोलते हैं तो मैजेस्टी क्या हम प्लान के साथ चलें? हाँ, अभी तक राजाभिषेक नहीं हुआ है, लेकिन हम इस तरह का मौका गवा नहीं सकते, हम ये लोगों की शांति के लिए कर रहे हैं, मैं उनको फील कर सकता हूँ, लेकिन उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहले केटल का फार्म अपने हाथों में ले लो। यानी कि कैन्यूट ओलमार को एक सोल्जर बनाएगा और किसी तरह से वो केटल के फार्म को कब्जा करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, दिमाग से या फिर जंग करके? इसके बारे में तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। क्या लीव मिल पाएगा थॉरफिन से, ये सब भी हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और उस एपिसोड को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ तुम्हें क्या लगता है केटल का फार्म क्या केटल बचा पाएगा या फिर वो नहीं बचा पाएगा। और साथ में अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको जोरों से बजा देना, क्योंकि दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बजा रहा है, तुम कम से कम घंटा ही बजा लो।